हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल हम कर रहे थे ई वे बिल के लिए वैलिडिटी पीरियड। उस पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। उसका पार्ट ई बताइए, क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है? क्वेश्चन में कुछ करेक्शन की जरूरत है या नहीं? हाँ बताइए, क्वेश्चन में कुछ करेक्शन की जरूरत है? आंसर को देखते हुए क्वेश्चन में टाइम का तो एक्सटेंशन नहीं लिया, वो ठीक है, तो नॉर्मल टाइम ही मिलेगा। वो तो हम यही मान के चलते हैं कि टाइम का एक्सटेंशन है नहीं, क्योंकि टाइम का एक्सटेंशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही मिलता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो टाइम का एक्सटेंशन की बात तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह अगर मैं लिखूं अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए एक दिन की जर्नी को कवर करने के लिए एक दिन में कितनी जर्नी कवर कर सकते हैं? 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ भी लिखा है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा? एक दिन। ई वे बिल जनरेट हुआ 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी की रात से टाइम शुरू होगा, तो 13 जनवरी की रात को खत्म होगा। मतलब 13 और 14 जनवरी की जो मिडनाइट होगी तब एक दिन कंप्लीट होगा, और इस केस में एक दिन ही मिलेगा। 100 किलोमीटर्स की जर्नी को कवर करने के लिए एक दिन ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपका ई वे बिल एक्सपायर कब होगा, वैलिडिटी पीरियड उसका एंड कब होगा? अब ये आंसर ठीक है, तो क्वेश्चन में करेक्शन करना है इधर, इस जगह अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, इससे पहले अदर देन लिखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, हमने ई वे बिल के बारे में, वैलिडिटी पीरियड के बारे में पढ़ा, तो एक चार्ट बना लेते हैं। एक जगह हमने पढ़ा कि एक्सपायरी के बाद भी 8 घंटे के अंदर हम ई वे बिल को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ सिचुएशन में हमें ई वे बिल कैंसिल ही करना होगा, तो इस तरीके से लिखें इस बात को। मैंने बोला EWB01, ये आपका ई वे बिल का फॉर्मेट है। इसका पार्ट ए, पार्ट ए में अगर चेंज करना है, पार्ट ए में अगर चेंज करना है तो चेंज रिक्वायर्स कैंसिलेशन ही करना पड़ेगा। अगर पार्ट ए में चेंज करने की नौबत आ रही है, पार्ट ए में चेंज करने की सिचुएशन सामने आ रही है, तो हमको इस ई वे बिल को कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो अगर पार्ट ए में कोई इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो चेंज रिक्वायर्स cancellation of ई वे बिल, हमें ये ई वे बिल कैंसिल ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्ट बी में चेंज करना है तो चेंज रिक्वायर्स अपडेशन, हम डिटेल अपडेट कर सकते हैं। मतलब अपडेशन सिर्फ पार्ट बी के अंदर ही पॉसिबल है। और अब कैंसिलेशन की बात हमने की थी, बताइए ई वे बिल जनरेट हुआ, आप कितने टाइम तक ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो? जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। तो अगर कैंसिलेशन करना है
बात अगर कैंसिलेशन की आती है, अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो कैंसिलेशन कितने टाइम में हो सकता है? 24 घंटे के अंदर। कैंसिलेशन आप कब तक कर सकते हैं? 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। जब से ई वे बिल जनरेट किया था 24 घंटे के अंदर। और अपडेशन कब तक कर सकते हैं? अपडेशन की बात आई तो अपडेशन कब तक कर सकते हैं? क्या पढ़ा हमने? पार्ट बी की डिटेल को आप कब तक, आपका ईबीएन नंबर कब तक वैलिड रहता है? 15 दिन तक। तो अपडेट आप कर सकते हैं 15 दिन तक, कारण आपका ईबीएन वैलिड रहता है फॉर 15 डेज। तो अपडेशन आप कर सकते हैं। हाँ, अपडेशन पार्ट बी के अंदर ही हो सकता है। अब एक बात और हमने पढ़ी थी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन आप कर सकते हैं वैलिडिटी पीरियड का। बताइए, एक्सटेंशन की बात क्या अपडेशन से रिलेटेड ही है? हाँ, कारण एक्सटेंशन कौन करेगा ई वे बिल को? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, अब एक और कमेंट लिखते हैं हम, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड वो कब तक हो सकता है? विद इन 8 आवर्स ऑफ फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। विद इन 8 आवर्स of within 8 hours from time of its expiry। ठीक है, टाइम लिमिट सब ये थी। तो कैंसिलेशन अलग बात है, अपडेशन अलग बात है। वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी हम एक्सटेंशन कर सकते हैं वैलिडिटी पीरियड का 8 घंटे के अंदर। बट हाँ, एक्सटेंशन कितने भी टाइम का कर सकते हैं हम। एक्सटेंशन हम कितने भी टाइम का कर सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं। देखो, ईबीएन 15 दिन तक वैलिड है। आप 15 दिन में एक्सटेंशन कितनी, वैलिडिटी पीरियड कितनी भी बार बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक नई बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट किया। अब रेसिपिएंट को ये बात कम्युनिकेट हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर को भी ये बात कम्युनिकेट हो जाएगी। मतलब क्या? अगर कोई भी पार्टी ई वे बिल जनरेट करती है तो सेकंड पार्टी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल, मैं माल मंगा रहा हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, मैं गुजरात से माल मंगा रहा हूं, गुजरात के सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट किया, तो इस बात की इंफॉर्मेशन मुझे भी कम्युनिकेट कर दी जाएगी कि गुजरात के किसी सप्लायर ने मुझ रेसिपिएंट के लिए ई वे बिल जनरेट किया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये माल जो ट्रांसपोर्टर लेके आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन उस ट्रांसपोर्टर को भी कम्युनिकेट हो जाएगी, ठीक है। तो
डिटेल ऑफ ई वे बिल जनरेटेड, ई वे बिल जनरेट हो गया, ये डिटेल अवेलेबल करा दी जाएगी सप्लायर को। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर को ये डिटेल कम्युनिकेट कर दी जाएगी। अगर पार्ट ए की इंफॉर्मेशन फिलअप की है रेसिपिएंट ने या ट्रांसपोर्टर ने, रेसिपिएंट ने पार्ट ए की डिटेल फिलअप की है या ट्रांसपोर्टर ने, तो सप्लायर को ये डिटेल कम्युनिकेट हो जाएगी कि आपको सप्लायर बताते हुए कोई ई वे बिल जनरेट हुआ है। और दूसरी बात, अगर पार्ट ए वाली डिटेल सप्लायर ने या ट्रांसपोर्टर ने फर्निश की है तो ये बात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी कि आपको रेसिपिएंट बताते हुए एक ई वे बिल जनरेट हुआ है, ये बात रेसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये, जो भी एक पार्टी अगर ई वे बिल जनरेट करती है तो ट्रांजैक्शन की सेकंड पार्टी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी। ठीक है, अगर सप्लायर ई वे बिल जनरेट करता है तो इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाएगी, और अगर रेसिपिएंट ई वे बिल जनरेट करता है तो ये इंफॉर्मेशन सप्लायर को कम्युनिकेट हो जाएगी। ठीक है, जीएसटी की पोर्टल पर ये सब आकर देख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली बताऊं, मैक्सिमम केस में सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। मान लो मैंने माल ऑर्डर किया था गुजरात के किसी सप्लायर को, उसने मेरे को बोला आज आपका माल रवाना हो जाएगा, आज रात को आपका माल रवाना कर देंगे। अब मुझे उस पार्टी पर थोड़ा शक है कि वो टाइम से माल नहीं भेजते हैं, तो अगले दिन सुबह मैं 10 बजे आया और चेक किया कि ई वे बिल की साइट पर मेरे नाम से उसने मुझे रेसिपिएंट शो करते हुए कोई ई वे बिल जनरेट किया कि नहीं किया। अगर जनरेट किया तो ये बात मुझ रेसिपिएंट के ई वे बिल की पोर्टल की यूजर आईडी पर दिख जाएगी कि हाँ, कल उसने ये ई वे बिल जनरेट किया। तो सप्लायर रेसिपिएंट सबको ये डिटेल कम्युनिकेट हो जाती है। अच्छा, सप्लायर ई वे बिल जनरेट कराता है तो रेसिपिएंट को ये डिटेल एक्सेप्ट करनी होगी, या रेसिपिएंट अगर ई वे बिल जनरेट कराता है तो सप्लायर को ये डिटेल एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे ये इस तरीके से हुआ कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है, एक पार्टी बोले क्या तुम्हें निकाह कबूल है, तो दूसरी पार्टी को बोलना पड़ेगा कबूल है या नहीं कबूल है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर रेसिपिएंट सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट किया, रेसिपिएंट ने इधर उस डिटेल को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तो माल मंगा ही नहीं रहा, कौन सा सप्लायर मेरे नाम का ई वे बिल काट रहा है, मैंने तो माल मंगाया नहीं, तो रेसिपिएंट उस डिटेल को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि सेकंड पार्टी को कम्युनिकेशन जाएगा। अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आई है और सेकंड पार्टी कम्युनिकेट नहीं करती अपना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अब ध्यान से सुनिए, मुस्लिम लड़की को बोला गया क्या तुम्हें निकाह कबूल है, अब वो मुस्लिम लड़की शर्मा रही है। ठीक है, क्या माना जाए, डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाए, तो शर्मा क्यों रही है? यहां यही बात बोल रहे हैं, अगर जो सेकंड पार्टी है अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कम्युनिकेट नहीं करते कि एक्सेप्ट है, निकाह कबूल है, ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा, कह रहे हैं इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड सच डिटेल्स, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ठीक है, मतलब उसके मुस्कुराने में भी उसकी हाँ है। तो जो सेकंड पार्टी होगी उसको अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कब तक बताना होगा कि फर्स्ट पार्टी ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि आपके नाम का ई वे बिल जनरेट हुआ है, तो
इस सेकंड पार्टी को कब तक अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बताना होगा, तो उसकी टाइम लिमिट दी गई है। सेकंड पार्टी को अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बताना होगा जब से वो उसको डिटेल कम्युनिकेट हुई है उसके 72 घंटे के अंदर। जब से सेकेंड पार्टी को डिटेल कम्युनिकेट हुई उसके 72 घंटे के अंदर, और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, इन दोनों इवेंट में से जो भी अर्लियर हो। तो सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है डिटेल या रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन मैंने एक बात बताई कि कुछ केस में डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाता है। अगर इतने टाइम पीरियड में इन दोनों इवेंट में से जो भी अर्लियर है, इतने टाइम पीरियड में अगर सेकेंड पार्टी अपनी रिजेक्शन नहीं बताती है तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। सप्लायर मैक्सिमम केस में क्या होता है, सप्लायर ई वे बिल जनरेट कर लेता है, इधर रेसिपिएंट उस डिटेल को न तो एक्सेप्ट करता है न रिजेक्ट करता है। तो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। मतलब रेसिपिएंट एग्री कर रहा है कि हाँ मैंने ये ऑर्डर दिया था, माल आ रहा है। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा अगर फर्स्ट पार्टी ई वे बिल जनरेट करती है तो सेकंड पार्टी को उसका कम्युनिकेशन चला जाएगा। अब रूल 138 का सब रूल 13, इसमें क्या दे रखा है, अगर आपने एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में ई वे बिल जनरेट किया है तो वो वैलिड माना जाएगा दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी। तो एक स्टेटमेंट जनरेटेड ई वे बिल अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के भी लिए वैलिड माना जाएगा। ई वे बिल जनरेटेड e-way bill generated of any state or union territory shall be valid in every state, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उसे वैलिड माना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई ई-वे बिल जनरेट हुआ राजस्थान में, राजस्थान के लिए तो वो वैलिड है ही है, ऑल अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी वो वैलिड है। अब समझने जा रहे हैं रूल 138 का सब रूल 14। देखो अभी तक रूल 138 ही चल रहा है। इस चैप्टर में पहला सेक्शन आया था सेक्शन 68 इनेबलिंग सेक्शन, दूसरा फिर रूल्स शुरू हो गए और रूल्स में 138 चल रहा है, रूल 138 उसमें सब रूल चल रहे हैं। तो रूल 138 का सब रूल 14 बोलता है कुछ सिचुएशन में आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इन सिचुएशंस को हम एग्जम्प्टेड सिचुएशंस बोल सकते हैं। कुछ केसेस में आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू गुड्स की भले ही 50,000 से एक्सीडिंग है, तब भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना नहीं है। एग्जम्प्टेड सिचुएशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्जम्प्टेड सिचुएशन में क्या लिखा कि नथिंग एनीथिंग कंटेंट अबो, कि अभी तक जो भी लिखा है उसको ताक पे रख दो। नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, मतलब कुछ सिचुएशंस में आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पहला केस, अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है और वो स्पेसिफाइड गुड्स है, इन सारे गुड्स को मैं नाम दे देता हूं स्पेसिफाइड गुड्स। अगर आपका स्पेसिफाइड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कौन सा गुड्स जा रहा है, एलपीजी गैस जा रही है, किसके लिए, टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स। मतलब हाउस होल्ड घरों के लिए जा रही है एलपीजी गैस, एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी। नॉन डोमेस्टिक मतलब क्या, कमर्शियल, तो घरों के लिए जा रही है चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए जा रही है। एलपीजी गैस ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है तो जो भी सप्लायर है, कंसाइनर है, उसको ई-वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। पहला केस, केरोसिन ऑयल जा रहा है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमने पढ़ा था उचित मूल्य की दुकानें, राशन की दुकानें, उनके लिए केरोसिन ऑयल जा रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन में, तो ई वे बिल जनरेट कराना जरूरी नहीं है, एग्जम्प्टेड सिचुएशन। पोस्टल बैगेज जा रहा है, ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट ऑफिस वाले बोरों में भरकर चिट्ठियां वगैरह ले जा रहे हैं, पोस्टल बैगेज है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, तो पोस्टल बैगेज कहलाएगा। अगर बोरों में भरकर वो ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस वालों को ई वे बिल जनरेट कराना जरूरी नहीं है, यह एग्जम्प्टेड सिचुएशन। फिर नेचुरल एंड कल्चर्ड पर्ल्स, मोती, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल वगैरह, तो प्रेशियस मेटल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है तो भी ई वे बिल जनरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात यही है, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर अदर आर्टिकल्स, मतलब ज्वेलरी, ऑर्नामेंट वगैरह एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी के केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, एक्सेप्शन में दे रखा है, लेकिन जो प्रेशियस ज्वेलरी वगैरह है आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने ये क्या लिखा, 1771 ये क्या लिखा? ये इमिटेशन ज्वेलरी का HSN कोड है, ये इमिटेशन ज्वेलरी का HSN कोड है। फिर करेंसी अगर ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है, कैश करेंसी अगर ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है, देखिए एक बैंक अपने ATM पर कैश रिफिलिंग के लिए वैन भेजता है, वैन के अंदर करेंसी रखी हुई है, करेंसी ट्रांसपोर्टेशन में जा रही है, इस बैंक को अपने ATM तक करेंसी भेजने के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। फिर यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, मिस्टर राम का ट्रांसफर हुआ जोधपुर से जयपुर, मिस्टर राम सैलरीड एम्प्लॉई है, उनको अपने घर का सामान शिफ्ट करना है जोधपुर से जयपुर तक, तो इस केस में उनको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में अपने घर का सामान, हाउस होल्ड आइटम भेज रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। फिर सबसे लास्ट केस, कोरस क्या? मूंगा। तो ऊपर हमने पढ़ा पर्स, मोती, मूंगा, ज्वेलरी आइटम, ये सब भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर कार्गो कंटेनर्स एम्प्टी, खाली कार्गो कंटेनर्स जा रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो सबसे खास तो मेरे को ये लगता है पॉइंट नंबर F, where the goods are being transported by a non-motorized conveyance, नॉन मोटराइज कन्वेंस के थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे नॉन मोटराइज कन्वेंस के एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने यहां पर, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तांगे में हो रहा है, बैलगाड़ी में हो रहा है, पालकी में हो रहा है, छकड़ा गाड़ी में हो रहा है, ठेला में हो रहा है। ठेले में 4 व्हील होते हैं, ठेले में 4 व्हील होते हैं, छकड़ा गाड़ी में 2 व्हील होते हैं, और पालकी में व्हील होते ही नहीं है। 2 लोग 4 लोग उठा के चलते हैं, आपने सुना होगा पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। तो ये सब क्या है? नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही खास बात बताऊं, मान लीजिए बासनी एरिया में, जोधपुर में बासनी एरिया है, वहां पर खूब सारी फैक्ट्रीज हैं, एक ही गली के अंदर एक फैक्ट्री है एक कोने पर, और उसके जस्ट पास दूसरी फैक्ट्री है।
ठीक है, बिल्कुल। एक फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2। फैक्ट्री नंबर 1 ने माल का मूवमेंट किया फैक्ट्री नंबर 2 में, बिल्कुल पास पास है फैक्ट्री। क्या ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा या नहीं? बोलो। गवर्नमेंट ने बोला है आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो, चाहे सप्लाई की वजह से कर रहे हो, चाहे अदर देन रीजंस अदर देन सप्लाई की वजह से भी कर रहे हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आस पड़ोस में फैक्ट्री नंबर 1 से फैक्ट्री नंबर 2 बिल्कुल पड़ोस की दूसरी फैक्ट्री है, उसमें माल जा रहा है, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में कोई एग्जम्पशन नहीं है। बस एग्जम्पशन तभी है अगर आप नॉन मोटराइज कन्वेंस के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो। ठीक है, ट्रक के थ्रू किया फैक्ट्री नंबर 1, पड़ोस की फैक्ट्री नंबर 2 में, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नॉन मोटराइज बोट, हाँ बोट के थ्रू हो रहा है, नॉन मोटराइज है, अगर उसके थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मोटराइज कन्वेंस के थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ई वे बिल जनरेट हर हाल में करना पड़ेगा। चलिए फिर पढ़ते हैं और खास बातें। पहले पॉइंट नंबर जी, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई ही नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल दूं, डिसीज्ड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जनरेट कर दूं क्या? वैल्यू कह रहे 50,000 से ऊपर। अरे कुछ लोगों की बॉडी की भी वैल्यू है, मतलब मरने के बाद भी, अमीर आदमी है। तो मैंने बोला डिसीज्ड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? शेड्यूल 3 के हिसाब से हमने पढ़ा था कि डिसीज्ड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन वाला जो ट्रांजैक्शन है शेड्यूल 3 में फॉल करता है, तो उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो इसके लिए भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। या वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। और किसी पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कुछ नोटिफाइड एरिया हैं, उनके बीच गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई बोले उत्तर प्रदेश का ये इलाका बैकवर्ड है, हम इस इलाके को नोटिफाई करते हैं। अब 2 फैक्ट्रियां उसी बैकवर्ड इलाके के अंदर है। मैंने बोला एक फैक्ट्री दूसरी गुड्स फैक्ट्री को माल रवाना करेगी, ई वे बिल जनरेट कराना जरूरी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पूरे एरिया को नोटिफाई कर देते हैं, इस नोटिफाइड एरिया के अंदर जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हैं उनको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये बात तो पहले भी हो रखी है। एग्जेम्प्ट सप्लाई, बताइए एग्जेम्प्ट सप्लाई तो हम कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर भी नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हम, उसमें हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई को कंसाइनमेंट वैल्यू में भी कंसीडर नहीं किया था। तो बताइए अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के सप्लायर हो तो क्या आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? नहीं। अब बोले रेसिपिएंट बोले मैं जनरेट कर देता हूं, सप्लायर आपको तो मना है, मैं तो कर सकता हूं।
तो क्या रेसिपिएंट को भी जरूरत है क्या ई वे बिल जनरेट करने की? नहीं। अगर एग्जाम सप्लाई है तो न तो सप्लायर को ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत है, न रेसिपिएंट को, न ही ट्रांसपोर्टर को। फिर ऐसे गुड्स जिनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बट वो एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट किसमें? गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन नंबर दिए, उन नोटिफिकेशन नंबर का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द CSD, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट पता है क्या क्या होता है? आर्मी और नेवी वालों के लिए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट लगाया जाता है, जहां से ये अपनी डे टू डे की लाइफ में जो इनको चीज़ें चाहिए वो सस्ते में परचेस कर सकते हैं, उन पर टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है, तो वो उनको सस्ते में मिल जाते हैं। तो अगर आप ये CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट इन कैंटीन्स को सप्लाई कर रहा है, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट अगर इन कैंटीन्स को सप्लाई कर रहा है तो फिर गुड्स का मूवमेंट होगा, गुड्स के मूवमेंट पर ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सप्लाई ऑफ हैवी वाटर करे या न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करे, तो इस केस में भी ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। फिर बोला मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है कॉस्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय जहां पर डिफेंस आइटम कंसाइनर और कंसाइनी के रूप में मंगा रहा है या भेज रहा है। रक्षा मंत्रालय काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवाता है, तो वहाँ पर भी उनको ई वे बिल जनरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। या जहाँ पर कंसाइनर ऑफ गुड्स खुद गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है बाय रेल, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो? जहां पर कंसाइनर गवर्नमेंट हो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल हो रहा है, तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट कराना जरूरी नहीं है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपने यहां से ट्रक रवाना किया, ये ट्रक में आपने माल भरा, ट्रक के अंदर माल भरा, और ये ट्रक रवाना हुआ धर्म कांटे पर। धर्म कांटा समझते हो? वे ब्रिज, धर्म कांटा, जहां पर क्या होता है, ट्रक को एक बार खाली करके उसका वेट लेते हैं कि इस ट्रक का वेट कितना है, और माल को भरने के बाद फिर ट्रक का वेट किया जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है वे ब्रिज, मतलब हिंदी में बोले तो धर्म कांटा। अगर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से माल धर्म कांटे पर गया है उसकी तुलाई के लिए, उसको तोलने के पर्पस से, और फिर वापस आया है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर, तो और अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और वो धर्म कांटे का डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर्स तक है, अप टू 20 किलोमीटर्स तक है डिस्टेंस, तो इस केस में आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से ये माल धर्म कांटे पर गया, आपको डिलीवरी चालान तो जनरेट करना पड़ेगा। डिलीवरी चालान की बात हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आपको डिलीवरी चालान तो जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, ई वे बिल जनरेट करने से आपको एग्जम्पशन है। तो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से अगर वे ब्रिज तक का डिस्टेंस आपका अप टू 20 किलोमीटर्स तक है और वहाँ से तुलकर वापस माल आपके प्रीमाइजेस पर आएगा, तो आपको इस केस में ई वे बिल जनरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई बोले सर मैंने धर्म कांटे पर माल भेज दिया, मैं कंसाइनर हूँ, और फिर वो धर्म कांटे से ही माल आगे चला गया, मेरे पास नहीं आया दोबारा, तो क्या इस केस में मुझे ई वे बिल जनरेट कराना होगा? हाँ, फिर तो माल और आगे जा रहा है, तो यस, उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट कराना पड़ेगा, ठीक है।
फिर where the goods are being transported from customs port, airport, air cargo complex and land custom station to कहाँ से माल गया? कस्टम पोर्ट से माल गया, कस्टम एयरपोर्ट से गया, लैंड कस्टम स्टेशन से गया। कहाँ गया? टू लैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, आईएसडी और सीएफएस। क्या मैं आईएसडी और सीएफएस की बातें पहले बता चुका हूँ? जब हमने डीटी में, डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन 35 एडी पढ़ा था, स्पेसिफाइड बिजनेस, तो क्या हमने वहाँ पर आईएसडी और सीएफएस को स्पेसिफाइड बिजनेस बोला था? ठीक है, तो अगर किसी कस्टम पोर्ट से माल रवाना हुआ आईएसडी तक या सीएफएस तक, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इनलैंड कंटेनर डिपो तक, तो फिर उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। अब यहां जो हमने बात पढ़ी, इसका रिवर्स यहां दे रखा है। दोबारा इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से दोबारा अगर माल गया कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह पर, तो ये रिवर्स सिचुएशन हो गई। तो मैं यूं बोल दूं, कस्टम पोर्ट से माल जाए आईसीडी या सीएफएस तक, या दोबारा यहां से यहां माल आए, इस मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। या माल जा रहा है अंडर कस्टम सुपरविजन, कस्टम ऑफिसर साथ साथ चल रहा है गुड्स का मूवमेंट होते वक्त, और वो माल, उस गुड्स पर कस्टम डिपार्टमेंट की सील लगी हुई है, कस्टम ऑफिसर साथ साथ चल रहा है, उसके सुपरविजन में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, या उस पर कस्टम डिपार्टमेंट की सील लगी हुई है, तो उस केस में भी वहां पर आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नेपाल और भूटान, इंडिया से नेपाल और भूटान माल जा रहा है, या नेपाल और भूटान से माल आ रहा है, दोनों ही सिचुएशन लिखी हैं फ्रॉम और टू, तो इस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी गैस आर मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, सप्लाई का ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर एम्प्टी सिलेंडर्स एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, सप्लाई का ट्रांजेक्शन नहीं है, और वो एलपीजी गैस में काम आते हैं रिफिलिंग के लिए एम्प्टी कंटेनर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एलपीजी गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो, ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। उनको रिफिलिंग पर्पस से जो एम्प्टी सिलेंडर्स काम आते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं है। सप्लाई का ट्रांजैक्शन है तो यस, एम्प्टी सिलेंडर्स के लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा, लेकिन फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, उनके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सारी सिचुएशंस हो गई। हमने पढ़ा कुछ सिचुएशन में ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट से आपको एग्जम्पशन दे दिया गया है। अब पॉइंट नंबर एम, हाँ एक मिनट, पॉइंट नंबर एम में एक बात बोली, एक कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट को माल जा रहा है, तो उस मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए भी आपको ई वे बिल जनरेट नहीं कराना है। वन कस्टम स्टेशन टू अनदर कस्टम स्टेशन, वन कस्टम पोर्ट टू अनदर कस्टम पोर्ट। ठीक है, जैसे मुंबई कस्टम पोर्ट से माल जा रहा है कांदला कस्टम पोर्ट तक, तो आपको ई वे बिल जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी तक जो रूल चल रहा था वो एक ही रूल चल रहा था, उसके अंदर सब रूल चल रहे थे, वो था रूल 138। अब आ रहा है रूल 138A। अभी तक ई वे बिल की बातें बोली, ई वे बिल जनरेट कराना है नहीं कराना है, कुछ सिचुएशन में एग्जम्पशन है, ये सब बातें अब कंप्लीट। अब नई बात शुरू हो रही है।
चैप्टर के शुरू में चलते हैं। जब हमने सेक्शन 68 पढ़ा था, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, दो वर्ड पढ़े थे, डॉक्यूमेंट और डिवाइस। तो सेक्शन 68 चैप्टर के शुरू में, सेक्शन 68 में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट बाउंड कर सकती है पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस को, कि अगर आप सर्टेन वैल्यू से एक्सीडिंग वैल्यू का माल ले जा रहे हो, उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू चेक करना, अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने पड़ेंगे, जैसे ई-वे बिल। और अब एक खास बात सुनो, आपको अपने ट्रक के ऊपर कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा। ट्रक के ऊपर कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है? डिवाइस की भी बात यहां बोल दी गई है। तो अब एक बात बताता हूं आपको, महाराष्ट्र और गुजरात में चेक पोस्ट, मैंने चैप्टर के शुरू में ही बोल दिया गया कि चेक पोस्ट काफी कम कर दिए गए, ठीक है? हिंदी में बोलते चुंगी नाका, चुंगी नाका। तो चेक पोस्ट काफ़ी कम कर दिए गए। पुराने जब कानून होते थे तो हर स्टेट की बाउंड्रीज पर खूब सारे चुंगी नाके बने होते थे, चेक पोस्ट बनी होती थी। जब से ई-वे बिल का सिस्टम अप्लाई किया गया तो चेक पोस्ट काफ़ी कम कर दिए गए। तो कम जो किए गए, वहाँ से आपका कन्वेंस, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक में 50 कंसाइनर अपना माल भेज रहे हैं, ठीक है? अब अगर चेक पोस्ट पर उनकी चेकिंग हो और जो प्रॉपर ऑफिसर उधर चेकिंग के लिए है, प्रॉपर ऑफिसर जो उधर चेकिंग के लिए है, वो 50 ई-वे बिल चेक करे और गुड्स चेक करे, तो एक एक ट्रक को क्लियर होने में खूब सारा टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम किया कि आपने इस ट्रक के अंदर 50 कंसाइनर का माल लोड किया, सपोज जितने भी 50 ई-वे बिल जनरेट हुए, 50 ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन आप इस डिवाइस के अंदर स्टोर कर दो। एक डिवाइस लगाओ अपने ट्रक के ऊपर, उसके अंदर सारे ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दो। फिर जब ये ट्रक चेक पोस्ट से गुजरेगा, चेक पोस्ट के ऊपर इस डिवाइस को रीड करने के लिए एक रीडर लगा हुआ है, ठीक है? जैसे ही व्हीकल उसके नीचे से गुजरेगा, रीडर उस डिवाइस के अंदर सारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट यहां तक भी जा रही है। तो ट्रांसपोर्टर्स को नोटिफाई किया जाएगा, सारे बड़े ट्रांसपोर्टर्स जितने हैं उनको बोला जाएगा आप अपने ट्रक के ऊपर डिवाइस लगा के चलो, ताकि हमारा रीडर उसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके। तो इसकी बात हम पढ़ते हैं यहां पर रूल 138A में। रूल 138A में क्या बोला? पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस शेल कैरी, मतलब पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस को मैं बोल दूं ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर अपने साथ क्या क्या लेके चले? इनवॉइस लेके चले, मतलब टैक्स इनवॉइस लेके चले, बिल ऑफ सप्लाई लेके चले इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, डिलीवरी चालान लेके चले अगर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, तो साथ में क्या कैरी करना पड़ेगा? डिलीवरी चालान। तो ट्रक का ड्राइवर या तो अपने साथ इनवॉइस लेके चले, या बिल ऑफ सप्लाई लेके चले, या डिलीवरी चालान लेके चले, और कॉपी ऑफ ई-वे बिल इन फिजिकल फॉर्म में लेकर चले। क्या बोला? ई-वे बिल आप फिजिकल फॉर्म में लेकर चलो। कोई बोले नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लेकर चलना भी अलाउ है। मतलब ई-वे बिल की कॉपी आप फिजिकल रखो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, चलेगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप मैप कर दो, एक डिवाइस है RFID। RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी
आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये आप अपने ट्रक के ऊपर लगा के चलो, ठीक है, ये ट्रक के ऊपर लगा दो, फिक्स कर दो। मैं जानबूझ के ट्रक वर्ड यूज कर रहा हूं कि ट्रक के ऊपर ऐसा डिवाइस लगाओ, कारण यहां पर एक्सेप्शन दे रखा है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स रेल, एयर और वेसल के थ्रू हो रहा है तो एक्सेप्शन में चला जाएगा, ये डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये डिवाइस लगाने की जरूरत कहां रहेगी? ट्रक के केस में रहेगी, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा है। इसलिए जानबूझकर मैंने ट्रक वर्ड यूज किया कि ट्रक के ऊपर आपको ये RFID डिवाइस लगाना पड़ेगा, ताकि चेक पोस्ट पर जो रीडर हो इसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके, ठीक है। तो ये किसको लगाना पड़ेगा? ट्रक के ऊपर लगाना है तो ट्रांसपोर्टर को लगाना पड़ेगा। अब सारे ट्रांसपोर्टर तो अमीर है नहीं, उनका इतना बिजनेस वॉल्यूम तो है नहीं, तो कमिश्नर को पावर दिया गया कि कमिश्नर आप नोटिफिकेशन निकालो, आप नोटिफिकेशन निकाल के सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर्स को नोटिफाई करो। सारे ट्रांसपोर्टर को नोटिफाई मत करो, जो बड़े ट्रांसपोर्टर है उनको नोटिफाई कर दो, वो अपने ट्रक के ऊपर RFID डिवाइस लगा देंगे, तो वो लगाएं। रीजन, इसमें पैसा खर्च होगा और ये डिवाइस अपने कन्वेंस के ऊपर फिट करवा दे, और जो ट्रक के अंदर माल है उससे रिलेटेड जितने भी ई-वे बिल है, ई-वे बिल सारे के सारे फीड कर दें इस डिवाइस के अंदर, तो सारे ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन इस डिवाइस के अंदर आ जाएगी। फिर रास्ते में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक एक ई-वे बिल नहीं देखेगा, बस बोलेगा इस रीडर के नीचे अपना ट्रक लेकर आ जाओ, रीडर अपने आप इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब यहां तक एक बात कंप्लीट। अब इसके आगे मैंने एक बात बोली थी, अगर कोई ई इनवॉइस जनरेट करता है, ई इनवॉइस में क्या होता है, ऊपर QR कोड आ जाता है। अच्छा, QR कोड के अंदर IRN नंबर होता है क्या? हाँ। तो अगर कोई पर्सन ने ई इनवॉइस जनरेट किया तो उसके QR कोड आ गया, QR कोड के अंदर IRN नंबर है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, ठीक है। अब कोई पर्सन बोले मैं टैक्स इनवॉइस की फिजिकल कॉपी साथ में नहीं रखूंगा, ट्रक ड्राइवर को मना कर दे कि मैं फिजिकल कॉपी क्यों दूं आपको, ये आप, मैंने ई इनवॉइस जनरेट किया है और उस ई इनवॉइस के ऊपर QR कोड है, QR कोड पर मेरे IRN है, तो ये ई इनवॉइस मेरा इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मैं IRN नंबर दे दूं, आप अपने ऑफलाइन डिवाइस से भी इस IRN नंबर को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो अब से अगर ई इनवॉइस जनरेट हुआ है तो टैक्स इनवॉइस की फिजिकल कॉपी ट्रक ड्राइवर को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। ई-वे बिल जनरेट हुआ तो टैक्स इनवॉइस की फिजिकल कॉपी साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक और बात बोली थी, अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट किया तो मैंने बोला ई इनवॉइस के साथ साथ ई-वे बिल भी जनरेट हो जाता है। बस क्या करना होता है आपको, इनवॉइस जनरेट करते वक्त वो ट्रांसपोर्ट की डिटेल एक्स्ट्रा भर दो। मैंने बताया था कुछ डिटेल ऑप्शनल होती है, उसमें क्या था, ट्रांसपोर्ट की डिटेल। अगर वो ट्रांसपोर्ट की भी डिटेल आप दे देते हो तो ई-वे बिल के साथ साथ ही आपका ई इनवॉइस के साथ साथ आपका ई-वे बिल भी बन जाता है, ठीक है। अगर आपका ई-वे बिल बन गया तो आपको इस केस में भी टैक्स इनवॉइस की फिजिकल कॉपी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, वहां से सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर GST की कॉमन पोर्टल पर आ जाती है। और मैंने बोला था तब एक इनवॉइस का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ई स्कीमा बोला था उधर वर्ड मैंने, तो वो किस में आता है, ये आपका इनवॉइस पोर्टल पे दिखेगा, तो आपको फिजिकल कॉपी इनवॉइस की फिजिकल कॉपी साथ में कैरी करना जरूरी नहीं है। अब लेकिन कुछ सिचुएशन में
कमिश्नर ये बोल सकता है कि आपको ई वे बिल के साथ इंस्टीड ऑफ ई वे बिल टैक्स इनवॉइस भी साथ में रखो, बिल ऑफ सप्लाई भी साथ में रखो, बिल ऑफ एंट्री भी साथ में रखो। ऐसा क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि टैक्स इनवॉइस की कॉपी आपको साथ में रखने की जरूरत नहीं। अब बोल रहे नहीं, अगर कमिश्नर को लगता है तो वो ये बोल सकता है कि ई वे बिल के बजाय टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। मतलब ऐसा कमिश्नर क्यों करेगा? अगर उसको गुड्स की स्मगलिंग का अंदेशा हो तो वो आपको ये बोल सकता है नहीं, ओरिजिनल बिल भी होना चाहिए, ओरिजिनल बिल होना चाहिए, डिलीवरी चालान भी लगा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ टैक्स चोरी के केस हो सकता है, तो वो ऐसा कह सकता है नहीं नहीं, ओरिजिनल बिल साथ होना चाहिए, माल वो डिलीवरी चालान के साथ जाए, वो ऐसी शर्तें लगा सकता है। अब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस, क्या बोल रहे हैं? कमिश्नर या उसका अथॉराइज्ड ऑफिसर, उसके बिहाफ पर कमिश्नर या उसका अथॉराइज्ड ऑफिसर किसी को आगे अथॉरिटी दे सकता है, वो प्रॉपर ऑफिसर को अथॉराइज कर सकता है कि जाओ इस कन्वेंस को बीच में रोक लो, ये जो कन्वेंस यहां से निकला है इसको जाकर बीच में इंटरसेप्ट कर लो, रोक लो। तो ई वे बिल चेक करो उसका, वो फिजिकल फॉर्म में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसका ई वे बिल जनरेट करो, और वो मूवमेंट चाहे इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, इसका मतलब मूवमेंट चाहे इंटर स्टेट है चाहे इंट्रा स्टेट है, कमिश्नर या उसका अथॉराइज पर्सन नीचे प्रॉपर ऑफिसर को अथॉराइज कर लेगा कि जाओ ये ट्रक यहाँ से रवाना हुआ है, खबर मिली है, टैक्स इवेजन का मामला बन सकता है, तो तुम जाके इस ट्रक को रोक लो। वो ट्रक को रोक सकता है, कन्वेंस को रोक सकता है। ठीक है, फिर कमिश्नर शेल गेट RFID रीडर्स, रीडर्स लगाए जाएंगे। अब बात उस डिवाइस की नहीं हो रही है, उसको रीड करने वाले रीडर की हो रही है। तो इंस्टॉल किए जाएंगे एट प्लेसेस जहां पर वेरिफिकेशन का काम हो सके। और ये क्या रीडर क्या काम करेगा? ई वे बिल की इंफॉर्मेशन जो उस डिवाइस के अंदर मैप हुई थी, स्टोर हुई थी, उसको रीड करेगा। तो कन्वेंस का भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, मतलब ट्रक की भी चेकिंग हो सकती है। अभी तक मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं कन्वेंस की भी चेकिंग हो सकती है, माल सही भरा हुआ है कि नहीं, क्वांटिटी उतनी है कि नहीं, इस बात की भी चेकिंग हो सकती है, प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। अगर उसको कमिश्नर से या अथॉराइज्ड ऑफिसर, एम्पावर्ड ऑफिसर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि ट्रक को चेक करो, ट्रक के अंदर जो भी माल भरा पड़ा है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करो, तो वो ट्रक की भी फिजिकल चेकिंग करेगा। ठीक है, ऐसा कब होगा? लेकिन अब एक बात सुनिए, अगर टैक्स इवेजन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है, ये माल जो निकला है इस पर टैक्स नहीं भरा गया है, ये इसमें जो है 2 नंबर का गुड्स लोड होके निकला है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है किसी स्पेसिफिक कन्वेंस का, और वो एनी अदर ऑफिसर के द्वारा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस कमिश्नर ने जिस प्रॉपर ऑफिसर को ऑथोराइज किया है वही चेकिंग करेगा, नहीं। अगर टैक्स इवेजन का स्पेसिफिक मामला है और कोई खबर मिली है, तो इस केस में दूसरा ऑफिसर भी अदर देन प्रॉपर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर भी रास्ते में इस कन्वेंस को इंटरसेप्ट कर सकता है, चेकिंग कर सकता है। पहले क्या बोला? कमिश्नर या उसका एम्पावर्ड ऑफिसर किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, जाके इस कन्वेंस को रोको, इस कन्वेंस की चेकिंग करो। फिर क्या बोला कि जरूरी नहीं है वो प्रॉपर ऑफिसर चेकिंग करे, कोई अदर ऑफिसर भी चेकिंग कर सकता है, जैसे पुलिस ऑफिसर भी चेकिंग कर सकता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट और कन्वेंस की चेकिंग की। फिर इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, वो चेक करेगा कि
ट्रक का इंस्पेक्शन करेगा और वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाएगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म नंबर EWB03 में बनाई जाएगी। देखो कौन से फॉर्म अभी तक हमने पढ़े, ई वे बिल का फॉर्म EWB01, कंसोलिडेटेड ई वे बिल का EWB02, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर बनाएगा EWB03 में। उसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट ए, उसको ऑनलाइन अपलोड कराना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर ने इंस्पेक्शन किया है, उसको इस फॉर्म का मतलब इंस्पेक्शन रिपोर्ट EWB03 का पार्ट ए 24 घंटे के अंदर, इंस्पेक्शन करने के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इंस्पेक्शन कर दिया है। और फाइनल रिपोर्ट वो इंस्पेक्शन करने के 3 दिन के अंदर अपलोड करेगा। पार्ट बी, तो पार्ट ए समरी इंफॉर्मेशन कहलाती है, पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। तो पार्ट ए समरी रिपोर्ट, पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट। किसकी? EWB03 फॉर्म की। पार्ट ए उसको कब तक अपलोड कराना होगा? इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर। और पार्ट बी मतलब फाइनल रिपोर्ट कब तक अपलोड करनी होगी GST की पोर्टल पर? इंस्पेक्शन करने के 3 दिन के अंदर, कि हाँ मैंने इंस्पेक्शन किया था इस गुड्स का, जो रास्ते में जा रहा था मैंने इसका इंस्पेक्शन किया था। अब मुझे एक बात बताइए, बार बार इंस्पेक्शन, एक प्रॉपर ऑफिसर ने बोला मैं इंस्पेक्शन करूंगा, उसने इंस्पेक्शन कर दिया, ऑनलाइन रिपोर्ट उसने अपलोड करा दी, हाँ मैंने इंस्पेक्शन किया है। फिर अभी थोड़ी डिस्टेंस के बाद और आगे पहुंचे, एक प्रॉपर ऑफिसर और खड़ा है कि मैं भी इंस्पेक्शन करूंगा। तो क्या इस तरीके से कितने भी प्रॉपर ऑफिसर बार बार इंस्पेक्शन करते रहें और टाइम खराब होता जाए उस सिचुएशन में? और कई बार तो ये नौबत आ सकती है कि ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड ही खत्म हो जाए। प्रॉपर ऑफिसर इंस्पेक्शन कर रहा है, टाइम निकल गया, ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया। तो ट्रांसपोर्टर इस सिचुएशन में क्या करे? अब मैं दो बातों का यहां जवाब दूंगा। पहली बात, एक प्रॉपर ऑफिसर ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपलोड करा दी है, इन जनरल अगर आपकी एक बार चेकिंग हो गई है, इन जनरल अगर एक बार चेकिंग हो गई है, दूसरी बार चेकिंग नहीं होगी। लेकिन अगर टैक्स इवेजन का मामला बनता हो तो दोबारा भी हो सकती है चेकिंग। तो देखिए क्या लिखा, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया गुड्स का एक बार, वंस, एक स्टेट में, विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन दोबारा नहीं होगा इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कम से कम उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में तो नहीं होगा। मतलब सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में अगर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कर दिया है तो दूसरी बार नहीं होगा इन जनरल। लेकिन अनलेस अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है, टैक्स इवेजन हो रहा है, तो दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है, चौथी बार भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर टैक्स इवेजन का शक हो, डाउट हो, तो फिर कितनी बार भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। नहीं तो जनरल समझें, अगर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है गुड्स का एक स्टेट में, तो सेम स्टेट में दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अब एक सवाल, प्रॉपर ऑफिसर चेकिंग कर रहा है, उसको कोई माल स्मगलिंग वाला लगा या ऐसा लगा जिसके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक है, कोई प्रोहिबिटेड नेचर का गुड्स है, तो क्या वो रोक सकता है, गुड्स को डिटेन कर सकता है, रुक जाओ ये माल आगे लेकर नहीं जाओगे, या मैं इस माल को जब्त ही कर लेता हूं, कॉन्फिस्केशन कर लेता हूं? यस, वो ऐसा कर सकता है अगर एक्ट के किसी प्रोविजन का या रूल्स का वायलेशन हुआ है। तो गुड्स डिटेन भी हो सकता है, मतलब रोका भी जा सकता है, और उसका कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है, जब्त भी हो सकता है। अब इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर
एक कन्वेंस के अंदर 25 कंसाइनमेंट थे, वो कन्वेंस रोका गया, इंटरसेप्टेड। अब ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरा, पर्सन इंचार्ज ऑफ सच कन्वेंस, उसके पास 20 कंसाइनमेंट के वैलिड ई-वे बिल अदर डॉक्यूमेंट हैं। 25 कंसाइनमेंट उस ट्रक के अंदर लोड है, 25 में से 20 कंसाइनमेंट के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ई-वे बिल सही है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, बाकी के 5 कंसाइनमेंट का डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन कर सकता है, सिर्फ 5 कंसाइनमेंट का जिनके कागज पूरे नहीं हैं, ई-वे बिल पूरे नहीं हैं। अब एक सवाल और, क्या वो ट्रक को ही रोक सकता है? तो बोला कन्वेंस को डिटेन कर सकता है, कॉन्फिस्केशन कर सकता है। क्या बोला? ट्रक के अंदर 25 कंसाइनमेंट थे, उसमें से 20 कंसाइनमेंट के कागज पूरे डॉक्यूमेंट सही हैं, ई-वे बिल बने हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं रोकेगा, 5 को रोक सकता है। अब वो 5 भी तो कन्वेंस के अंदर ही पड़े, ट्रक के अंदर पड़े, ट्रक को रोकने का पावर है कि नहीं है? ट्रक का कॉन्फिस्केशन करने का भी पावर है कि मैं तुम्हारा पूरा ट्रक ही जब्त कर लेता हूं, इतना पावर है प्रॉपर ऑफिसर के पास। फिर अभी मैंने बोला प्रॉपर ऑफिसर ने देखिए, अब मैंने बोला इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर EWB03 फॉर्म में अपलोड कराएगा, ठीक। इसके बाद फैसिलिटी ऑफ अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, तो मैंने बोला प्रॉपर ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करेगा EWB03 में, पार्ट ए, पार्ट बी यहाँ पर भी है। पार्ट ए वाली डिटेल वो इंस्पेक्शन से 24 घंटे के अंदर अपलोड कराएगा, और पार्ट बी फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो अपलोड कराएगा इंस्पेक्शन होने के 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो हम कई बार मैं ऐसे बोल देता हूँ कि प्रॉपर ऑफिसर ने माल बीच में रोका था, चेक किया था। प्रॉपर ऑफिसर को कई लोग सैया जी बोल देते, सैया जी ने बीच में रोका था, ठीक है, सैया जी ने बीच में रोका था। अब अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, तो फिर कई लोग इस तरीके से बोलते हैं कि बहू ने सास को शिकायत की कि सैया जी ने बीच में रोका था, इसकी वजह से मैं खाना बनाने में लेट हो गई। सैया जी को खेत पे खाना देने गई थी, वहाँ पर सैया जी ने रोक लिया, अब वापस आने में लेट लगी तो वो शाम का खाना बनाने में लेट हो गई। तो अगर ट्रक को रोका गया, प्रॉपर ऑफिसर ने उसकी चेकिंग की और जिसकी वजह से ट्रक डेस्टिनेशन पर टाइम से नहीं पहुंचेगा, तो क्या इस बात की शिकायत ट्रांसपोर्टर ऑनलाइन दर्ज कराए कि मेरे ट्रक को रोका गया बीच में, 30 मिनट से ज़्यादा अगर मुझे रोका गया तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर अपलोड कराएगा कि मेरे ट्रक को रोका गया, और इसकी तरह एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन बता रहा है कि हाँ इस ट्रक को 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया, उसकी डिटेल वो EWB04 में देगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज, गुड्स बाय रेलवेज, रेल, ये क्या है, सारी बातें एक तरीके से सेम ही है, कहीं पर अलग अलग वर्ड यूज किए, खैर इससे कोई मतलब नहीं। अब सबसे खास प्रोविजन समझने जा रहे हैं जिस पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, सबसे खास, आजकल इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बोला कि ट्रांसपोर्टर EWB04 में
ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करे कि मुझे मेरे ट्रक को 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया है, तो उसका ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो रहा है। तो उसको एक तरीके से मौका मिल जाएगा कि हाँ मेरे ट्रक को रोका गया, इसी वजह से मैं डेस्टिनेशन पर टाइम से नहीं पहुंचा, इसलिए मेरा ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कम रह गया, तो उसको बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। पढ़ लो। चलिए अब रूल 138E, रूल 138E, रूल 138E सप्लायर के ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को, सप्लायर के ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि अब तुझे ई वे बिल जनरेट करने नहीं देंगे। ठीक है, तो ब्लॉक कर दी जाएगी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। मतलब एक तरीके से हम टेक्निकली बोलें, EWB01 का पार्ट ए जनरेट करने पर रोक। पार्ट ए किसको जनरेट करना पड़ता है? सप्लायर को। मैक्सिमम केसेस में सप्लायर को। रेसिपिएंट भी जनरेट कर सकता है, और क्या ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है? हाँ, ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए की डिटेल फिलअप कर सकता है अगर सप्लायर या रेसिपिएंट ने उसको ऑथोराइजेशन दिया है। ठीक है, अब बात ध्यान से सुने। किसी के ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को अगर ब्लॉक कर दिया गया तो मतलब वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा किन केसेस में हो सकता है? बोल रहे हैं नो पर्सन, चाहे वो कंसाइनर हो, कंसाइनी हो, ट्रांसपोर्टर हो, ईसीओ हो, कोरियर एजेंसी हो, नो पर्सन शेल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB01, मतलब उसके ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी को अपलोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, किसके लिए? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। ये लाइन पे ज्यादा फोकस करें। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो आउटवर्ड मूवमेंट लिखा है, इसका मतलब एक तरीके से इसका सप्लायर का ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक करेंगे या रेसिपिएंट के लिए? सप्लायर के लिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं आपका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है अगर आप कुछ गलतियां करते हो। ये 4 गलतियां अगर आप करते हो तो आपका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या है 4 गलतियां? कोई पर्सन है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम वालों को क्या क्वार्टरली बेसिस पर CMP 08 फाइल करना पड़ता है? तो उस कंपोजिशन सप्लायर ने अपने कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स का CMP 08 फाइल ही नहीं किया। कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स का CMP 08 किसी कंपोजिशन सप्लायर ने फाइल ही नहीं किया, तो उसके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बात कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। अब बात रेगुलर स्कीम वालों के लिए 2 पॉइंट। रेगुलर स्कीम वालों के लिए 2 पॉइंट। रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 कंटिन्यूस 2 मंथ तक अपना GSTR 3B फाइल नहीं करता, या कंपोजिशन स्कीम वाला ही अपना किन्हीं 2 महीने का, और अगर QRMP स्कीम में है तो 2 क्वार्टर का GSTR 1 फाइल नहीं करता, तो GSTR 1 या GSTR 3B रेगुलर स्कीम वाले फाइल नहीं करते कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ तक, तो उन केसेस में उनके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। या एक बात और, अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात हम पढ़ चुके हैं रूल 21A ऑफ CGST रूल्स रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। ठीक है, कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को पेंडिंग रखते हुए आपके रजिस्ट्रेशन का पहले सस्पेंशन होगा। पढ़ा था ऐसा?
तो अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो उसका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब एक खास बात समझें, वो खास बात इन वर्ड से आ रही है, blocking of GSTN for e-way bill generation shall apply only in relation to defaulting suppliers GSTN। अगर सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए फैसिलिटी जो है ब्लॉक की जाएगी उसके GSTN के लिए। मतलब सजा किसको भुगतनी है? सप्लायर को। अच्छा, कोई सप्लायर ऐसे हो सकता है जिसका ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए उस सप्लायर ने ई-वे बिल जनरेट कर नहीं पाया। उधर जो माल मंगाने वाला रेसिपिएंट है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है, उसके सारे रिटर्न फाइल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सप्लायर तो डिफॉल्टर है, सप्लायर ने देखा मेरा GSTN नंबर जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, रेसिपिएंट आप GST में रजिस्टर्ड हो, आप इस मूवमेंट ऑफ गुड्स का ई-वे बिल आप जनरेट कर दो, तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे तो फिर मतलब क्या? माल तो दब भी जा रहा है, सप्लायर जनरेट नहीं करेगा ई-वे बिल, रेसिपिएंट कर लेगा। सप्लायर ने जनरेट नहीं कर पाया तो रेसिपिएंट कर लेगा, फिर क्या मतलब रहा? देखो, इस प्रोविजन के पीछे गवर्नमेंट बोल रही है डिफॉल्टर कौन है? सप्लायर है, उसका हम ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर चुके हैं हम, ठीक है। रेसिपिएंट आपको खबर मिल गई एक तरीके से कि सप्लायर का GSTN नंबर ब्लॉक हो गया है ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, ऐसे सप्लायर के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो? जो रिटर्न फाइलिंग का डिफॉल्टर है उसने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, इसकी वजह से उसका ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को हमने ब्लॉक किया है। रेसिपिएंट आप दिमाग लगाओ, ऐसे सप्लायर के साथ क्यों करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन? रेसिपिएंट अगर उसके 3B और GSTR 1 फाइल नहीं है, सप्लायर ने GSTR 1 फाइल नहीं किया, GSTR 3B फाइल नहीं किया, आप रेसिपिएंट से जो गुड्स खरीद रहे हो आपको ITC कैसे मिलेगी? आप इस सप्लायर को कोऑपरेट मत करो। ये अगर आपको बोलता है ई-वे बिल जनरेट करने का, आप मना कर दो, ठीक है। तो कई लोग पहले से सोचते थे क्या हुआ, सप्लायर का GSTN नंबर ब्लॉक हुआ है, रेसिपिएंट का तो हुआ नहीं है, तो रेसिपिएंट भी तो ई-वे बिल जनरेट करा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है रेसिपिएंट आपको एक तरीके से चेतावनी है, ऐसे सप्लायर के साथ डील मत करो, क्योंकि कल को आप इससे जो माल लोगे उसका जो आपके पास इनवॉइस आएगा उसकी ये रिपोर्टिंग GSTR 1 में कर ही नहीं रहा है, कारण ये तो GSTR 1 ही फाइल नहीं कर रहा है या उसका टैक्स ही नहीं पे कर रहा है, तो फिर आपको क्रेडिट कैसे मिलेगी? तो रेसिपिएंट ऐसे सप्लायर के साथ आप ट्रांजैक्शन करने से बचो, ठीक है। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स वाली बात तो सप्लायर के लिए लगेगी ना, सप्लायर के लिए वो आउटवर्ड सप्लाई है, इसलिए लिखा आउटवर्ड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सप्लायर जो आगे सप्लाई दे रहा है उसके GSTN नंबर को ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ब्लॉक कर दिया है। वो जो इनवर्ट सप्लाई लेगा, वो जो इनवर्ट सप्लाई लेगा उन ट्रांजेक्शन में वो रेसिपिएंट है। जब वो रेसिपिएंट की कैपेसिटी में आ गया तो वो ई-वे बिल बना सकता है कि नहीं? यस, बना सकता। सिर्फ वो अपने आउटवर्ड मूवमेंट के रेस्पेक्ट में ई-वे बिल नहीं बना सकता, वो अपने इनवर्ड मूवमेंट के रेस्पेक्ट में तो ई-वे बिल बना सकता है, ठीक है। ये बात को मैंने आगे फिर दूसरी तरीके से फिर लिखा, सोचिए। Thus, suspended GSTN cannot generate e-way bill as supplier. सप्लायर के रूप में नहीं जनरेट कर सकता ऐसा सस्पेंडेड GSTN नंबर, लेकिन ई-वे बिल जनरेट वो रेसिपिएंट के तौर पर कर सकता है या ट्रांसपोर्टर के तौर पर कर सकता है।
तो ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक किया जाएगा सिर्फ किसके लिए? फॉर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर इनवर्ड सप्लाईज। तो जिस सप्लायर का जीएसटीआर नंबर ब्लॉक हुआ है वो सप्लायर के रूप में आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं करा पाएगा, लेकिन अगर उसको कुछ उसी पर्सन को कुछ इनवर्ड सप्लाई लेनी है तो इनवर्ड सप्लाई के लिए वो रेसिपिएंट की कैपेसिटी में तो ई वे बिल जनरेट करा पाएगा। ठीक है, इस बात का एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, ध्यान से सुने। मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में। इनसे गलती हुई एक, इन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया पिछले 2 महीनों का तो इन्होंने गलती की, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। फिर ये तो मिस्टर ए की बात थी। अब एक दूसरा मिस्टर बी, हरियाणा, वो रेगुलर रिटर्न फाइलर है, वो ई वे बिल जनरेट करना चाहता है किस बात के लिए? फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। अब मुझे बताओ जीएसटीआर नंबर किसका ब्लॉक हुआ? मिस्टर ए का। ठीक है, मिस्टर ए को सप्लाई करना चाहता है मिस्टर बी। ठीक है, अब मुझे बताइए, मिस्टर ए माल मंगाना चाहता है बी से और जीएसटीएन किसका ब्लॉक हुआ है? ए का। तो मैंने बोला ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक की गई मिस्टर ए की। ए माल मंगा रहा है, ठीक है, तो बताइए सप्लायर कौन है? बी। सप्लायर बी है, ठीक है। अब आगे एक और बात सुनिए, आगे एक और बात सुने। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर जनरेटिंग ई वे बिल फॉर मिस्टर बी। मिस्टर बी के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, उसका जीएसटीएन ब्लॉक हुआ नहीं है, तो मिस्टर बी तो ई वे बिल जनरेट करा पाएगा क्योंकि मिस्टर बी की ये आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, मिस्टर बी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, वो तो ई वे बिल जनरेट करा पाएगा। फिर आगे सुने, बट इफ मिस्टर ए वांट्स टू जनरेट ई वे बिल इन, अब एक बात सुने और, मिस्टर ए के लिए ये सप्लाई इनवर्ट सप्लाई है क्या? उसका जीएसटीएन नंबर ब्लॉक हुआ है लेकिन ये उसकी इनवर्ट सप्लाई है, क्या इसके लिए वो ई वे बिल जनरेट कर पाएगा? कर पाएगा। इनवर्ट सप्लाई के लिए उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ई वे बिल ब्लॉक किसके लिए होगा? वो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। अब आगे सुने, इफ मिस्टर ए वांट्स टू जनरेट ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर एच, वो मिस्टर एच को आउटवर्ड सप्लाई करना चाहता है। कौन? मिस्टर ए। मिस्टर ए मिस्टर एच को आउटवर्ड सप्लाई करना चाहता है और उसका जीएसटी नंबर ब्लॉक हो रखा है, तो आउटवर्ड सप्लाई कर पाएगा क्या? आउटवर्ड उसका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, तो उसका इस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। अब यहां पर ये एग्जाम्पल खत्म। आगे की बात समझते हैं। आगे की बात, अब ये जिस पर्सन का जीएसटीएन नंबर ब्लॉक हुआ वो पर्सन एप्लीकेशन सबमिट करे EWB05 में कि मेरा ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी को जिसको आपने ब्लॉक किया है अनब्लॉक करो। अनब्लॉकिंग करवाने के लिए कमिश्नर को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और सफिशिएंट रीजन बताना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, और रीजंस कमिश्नर राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा और कमिश्नर बाद में ऑर्डर पास कर देगा, अनब्लॉकिंग का ऑर्डर पास करेगा वो EWB06 में। इसका मतलब EWB05 क्या है? अनब्लॉकिंग की एप्लीकेशन, और EWB06 क्या है? अनब्लॉकिंग का ऑर्डर जो कमिश्नर पास करेगा।
ठीक है, और उसमें वो आपको फिर ईवेबल जनरेट करने की फैसिलिटी दे देगा, मतलब आपके ईवेबल जनरेशन की फैसिलिटी को वो अनब्लॉक कर देगा। ठीक है, अच्छा वो मना कर सकता है कि नहीं तुम्हारा जीएसटीएन नंबर मैंने ब्लॉक किया हुआ है ईवेबल जनरेट करने के लिए, तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूं, मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा, मतलब मैं तुम्हारा जीएसटीएन नंबर अनब्लॉक नहीं करूंगा, ब्लॉक ही रहना चाहिए। तो वो रिजेक्शन ऑर्डर भी पास कर सकता है और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ठीक है, अब चाहे परमिशन मिली चाहे रिजेक्ट हुई, अगर अब सवाल पैदा होता है कौन सा कमिश्नर, कमिश्नर भी काफी टाइप के हैं, एसजीएसटी कमिश्नर, यूटीजीएसटी कमिश्नर, उन्होंने परमिशन दी या रिजेक्शन किया, वो डीम टू बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय सीजीएसटी कमिश्नर माना जाएगा। मतलब अगर स्टेट कमिश्नर एक्सेप्टेंस करे या रिजेक्शन करे, वो डीम टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय सीजीएसटी कमिश्नर माना जाएगा। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम में आ रखा है, बस नाम चेंज थे, आ रखा है एग्जाम। हाँ चलिए, इस चैप्टर में कोई प्रोविजन बचाओ तो बताइए। प्रोविजन सारे हो गए, आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। हाँ तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं, इस पर कमेंट करना है आपको। कह रहे हैं वन कंसोलिडेटेड ईवे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। बताइए क्या आप मल्टीपल इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना सकते हो? नहीं बना सकते, आपको पर इनवॉइस इंडिविजुअल ईवे बिल बनाना होगा, और इंडिविजुअल इंडिविजुअल ईवे बिल बन गए, पर इनवॉइस जितने भी इनवॉइस थे उनका इंडिविजुअल ईवे बिल बन गया, उनकी समरी आप दे सकते हो कंसोलिडेटेड ईवे बिल के अंदर। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल ईवे बिल तो बनाने पड़ेंगे, आपको इंडिविजुअल ईवे बिल तो बनाने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि आपने 3 इनवॉइस का माल जा रहा है, पहला इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से कम है, दूसरे इनवॉइस की वैल्यू 50,000 ही है, ईवे बिल नहीं बनाना है। सिर्फ तीसरे बिल के लिए ईवे बिल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है। अब यहां पर मैंने इतने पार्ट में तो ये बात बोल दी, लेकिन अब आगे ट्रांसपोर्टर चाहे तो इन सब का पहले इंडिविजुअल ईवे बिल बनाए, फिर उनका एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना दे। पॉसिबल है? फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट। मिस्टर श्यामनाथ एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने गुड्स का मूवमेंट शुरू किया, गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और ये सप्लाई की वजह से इन्होंने किया, मतलब रीजंस अदर देन सप्लाई नहीं है, सप्लाई की वजह से इन्होंने गुड्स का मूवमेंट शुरू किया है, गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, इन्होंने ईवे बिल भी जनरेट किया है। ईवे बिल जनरेट करने के बाद इनको पता पड़ा इस ईवे बिल के अंदर मिस्टेक है और वो इस मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, क्या होगा बताइए? अगर पार्ट ए में मिस्टेक हुई है,
आपको पूरा ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, अगर पार्ट बी में मिस्टेक हुई है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। पार्ट ए में चेंज करना, दिस चेंज रिक्वायर्स कैंसिलेशन। पार्ट बी में चेंज करना है तो दिस चेंज रिक्वायर्स अपडेशन ओनली। और कैंसिलेशन की बात हम पढ़ चुके, अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो जनरेट होने से 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर करना होगा। तो पुराना वाला कैंसिल करके नया वाला बनाना पड़ेगा ई वे बिल। अच्छा, अब एक खास बात और, क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, तो क्या यहां पर ई वे बिल जनरेट नहीं करना है? इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को एग्जामिन करो, कमेंट करो। हमने एक बात समझी थी कि अगर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो उस केस में तो हम गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू तक नहीं देखते। कंसाइनमेंट वैल्यू इवन 50,000 से कम भी हो तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो फिर हम कंसाइनमेंट वैल्यू देखेंगे, वो 50,000 से एक्सीड करती है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो ट्रांसफ़र इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अगर इंटर स्टेट है तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कुछ भी हो, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो कंसाइनमेंट वैल्यू देखेंगे, 50,000 से एक्सीडिंग है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना। हाँ, इस चैप्टर में और कोई डाउट है? हाँ बोलिए। सप्लायर ही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है, हाँ दे सकता है। इनका कहना है सप्लायर ही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है। सप्लायर ही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है मतलब ट्रक सप्लायर का ही है, उसी का ही ट्रांसपोर्टर है, और जिन जिन लोगों को वो माल रवाना कर रहा है उन उसका खुद का गुड्स अपने ही ट्रक में जाता है, उसका अपना ओन कन्वेंस है। हम बात कर चुके हैं ओन कन्वेंस के थ्रू भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने पर, मूवमेंट करने पर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये है, आपके 50 बायर्स को लेकर वो ट्रक रवाना हुआ, तो क्या आपने उन 50 बायर्स का बिल अलग अलग बनाया होगा? ई वे बिल का प्रोविजन क्या बोलता है, जितने इनवॉइस हैं उतने ई वे बिल बनेंगे, ठीक है। अब 50 इनवॉइस है, 50 ई वे बिल बने। हाँ, अब आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हैं। कंसोलिडेटेड ई वे बिल कुछ नहीं है, वो एक तरीके से समरी शीट है, उसमें वो जो इंडिविजुअल ई इनवॉइसेस बने थे, वो ई वे बिल बने थे इंडिविजुअल, उन्हीं की डिटेल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आपको इंडिविजुअल ई वे बिल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो, ठीक। अब चैप्टर के एंड में मैंने जितने भी सेक्शंस रूल्स आए वो किस बारे में थे उनका एक समरी चार्ट दे दिया। पूरे चैप्टर में एक ही सेक्शन था, रूल 138 ए बी सी डी ई ये थे, और पूरे चैप्टर में फॉर्म्स कितने अप्लीकेबल हुए वो भी हमने पढ़ा। EWB01 इंडिविजुअल ई वे बिल, EWB02 कंसोलिडेटेड ई वे बिल। हाँ, बट ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल कंसाइनर कंसाइनी नहीं बना सकते, ट्रांसपोर्टर ही बनाएगा। फिर मैंने बोला था इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर तैयार करेगा, EWB03 में प्रॉपर ऑफिसर तैयार करेगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और ट्रांसपोर्टर को अगर रोका गया
उसके व्हीकल को रोका गया 30 मिनट से एक्सीडिंग, तो वो EWB04 फाइल करे। फिर हमने बात की थी अनब्लॉकिंग से रिलेटेड। अनब्लॉकिंग की एप्लीकेशन EWB05 में जाएगी और ऑर्डर की एक्सेप्ट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, कमिश्नर एक्सेप्टेंस ऑर्डर पास करेगा कि हाँ अनब्लॉकिंग कर देता हूँ, या वो अनब्लॉकिंग करने से मना भी कर सकता है, तो उसका वो जो ऑर्डर पास करता है वो EWB06 में बनाएगा। और जो IRN होता है वो हम पढ़ चुके हैं, INV1 का फॉर्मेट होता है। ये E-इनवॉइस की बात आई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट।